आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज you have read earlier, oxygen is utilized by organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid etc to derive energy to perform various activity। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में? रेस्पिरेशन इन प्लांट। सिंपल मोलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये सिंपल मोलिक्यूल जो रहता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है। इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे एनर्जी ड्राइव होती है, एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है। सिंपल मोलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है, जिससे एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी से बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। ऊपर जो दिया गया है कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होता है ऊपर जो कैटाबोलिक रिएक्शन है उसके दौरान निकलता है। यहाँ तक पहले हम समझते हैं। जो सिंपल मोलिक्यूल है, सिंपल मोलिक्यूल जो भी है जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये तीनों चीज़ों को तोड़ने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए, ये तीनों को ब्रेकडाउन करने के लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इस एनर्जी का यूज किया जाता है बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए। ओके, फिर आप आगे नीचे सेंटेंस पढ़ेंगे, उसी का आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि एवब कैटाबोलिक, ये जो ऊपर ये जो रिएक्शन हुआ, इतना सारा जो रिएक्शन हुआ, ये जो एक प्रकार का कैटाबोलिक रिएक्शन है। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी के साथ साथ CO2 भी निकलता है। CO2 जो होता है वो हार्मफुल सब्सटेंस है, तो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी निकलता है। इतना NCERT के पैराग्राफ में बोला गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये रिएक्शन कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है। कैटाबोलिक रिएक्शन जो होता है बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ देता है, बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ता है, छोटे मोलिक्यूल में तोड़ देता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूटता है इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं तोड़ता, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ता है बॉडी के अंदर। ऐसे तो ये बाहर तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो होता है ग्लूकोज इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है
और CO2 और H2O जो आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं वो बनता है ATP बनता है। ATP इन द सेंस एनर्जी बनता है। तो इसमें ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला यूनिवर्सल है, ये होता है। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है ना एज कम्पेयर टू ये दोनों मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है ऑक्सीजन के इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में। मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन होता है ये कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन है। ओके, और देखिए ये जो रिएक्शन जो ऊपर में एक रिएक्शन को एलेबरेट करके हम बताए हैं, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं CO2 भी निकल रहा है, और CO2 कैसा होता है? हार्मफुल होता है। ओके, और इसमें एनर्जी भी निकल रहा है। एनर्जी का यूज क्या होता है? बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? वही NCERT का पैराग्राफ बोला था कि सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड के तोड़ने के लिए इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाता है, जिससे एनर्जी डिराइव होता है और इस एनर्जी से बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होता है, ये जो ऊपर दिया गया है कैटाबोलिक रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ओके, ये जो ऊपर रिएक्शन है ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। और ऑक्सीजन इनडायरेक्टली क्यों यूज हो रहा है आपको हम दिखाते हैं। आप रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे, ये ETS का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आप फोटो देखेंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रहा है। ऑक्सीजन तो ब्रेक डाउन, ये ऑक्सीजन जो हो रहा है वो जो 2 प्रोटॉन है मतलब H+ है आयन को, उसको ट्रैप करने के लिए यूज हो रहा है। ये दोनों हाइड्रोजन को ट्रैप करके वाटर बनाता है। ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी जो रिएक्शन होना था वो तो पहले हो चुका है। सिर्फ ऑक्सीजन का यहाँ पर हो रहा है। ये जो प्रोटॉन है उसको ट्रैप करने के लिए, मतलब ये जो H+ आयन है इसको ट्रैप करने के लिए ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। बस इसी के लिए हो रहा है, तोड़ने के लिए तो डायरेक्टली यूज नहीं हुआ। लेकिन ये H+ को ट्रैप कैसे होगा? आदि नहीं रहता है, O2 तो नहीं होता ट्रैप, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली यूज होता है। ओके, डायरेक्टली यूज नहीं होता है बॉडी के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रेस्पिरेशन जो होता है वो जो होता है मतलब गैसेस का आदान प्रदान ही होता है सिंपल टर्म में। लेकिन ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये कहाँ हो रहा है उसके आधार पे। जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को वेंटिलेशन भी बोला जाता है, इसी को ब्रीदिंग भी बोला जाता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कि हम एटमॉस्फेयर से, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब होता है हम एटमॉस्फेयर से एयर लेंगे और ये लंग्स तक जाएगा। ठीक है, ये लंग्स तक जो गया, यहाँ पे एयर होगा, एयर हम लेंगे और जो लंग्स तक जाएगा, फिर यहाँ पे जो लंग्स के पास आया होगा CO2 उसको बाहर निकाला जाए। जो लंग्स के पास आया था CO2 उसको यहाँ से नाक के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ये जो हुआ मतलब एयर में जो होगा ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाना, और CO2 जो लंग्स में आया था उसको बाहर निकालना। ये जो इतना चीज़ हुआ उसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, या वेंटिलेशन, या ब्रीदिंग। ओके, और इंटरनल रेस्पिरेशन ये होता है यहाँ पे लंग्स के पास एल्वुलाई होगा। ठीक है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन आता है और एल्वुलाई के पास ही CO2 रहता है। तो एल्वुलाई के अराउंड पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, एल्वुलाई के अराउंड बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, अब यहाँ एल्वुलाई के पास है तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ट के पास जाएगा,
ब्लड वेसल्स जो होता है हार्ट के पास गया, हार्ट से ये फिर टिश्यू के पास जाएगा, ये टिश्यू के पास जाएगा ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ये पहले एल्वुलाई में था, एल्वुलाई से फिर ये ऑक्सीजन जो हो, पहले ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर से आया ऑक्सीजन, एयर में ही ऑक्सीजन था, तो एयर के साथ ये ऑक्सीजन आया एल्वुलाई में, एल्वुलाई से ये ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स से होते हुए, हार्ट से होते हुए ये टिश्यू के पास गया ऑक्सीजन, टिश्यू के पास गया अब ऑक्सीजन। अब टिश्यू ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसको दे दिया गया। अब ये सेल के अंदर ऐसा होता है कि ग्लूकोज जो होता है इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के मतलब ग्लूकोज टूटता है इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O और एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब ये जो है ये CO2 तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हार्मफुल है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो सेल जो CO2 बनाया है इसको बाहर निकाला जाएगा, इसको बाहर निकाल रहे हैं सेल से, तो सेल से बाहर निकालेंगे तो ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स से ये जाएगा हार्ट के पास गया, हार्ट से जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के पास गया, ब्लड वेसल्स से ये जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से फिर जाएगा ये लंग्स के पास, लंग्स के पास ये CO2 चला गया। अब ये CO2 लंग्स के पास चला गया तो ये एल्वुलाई के अंदर जाएगा, फिर ये मतलब कि लंग्स के अंदर चला गया, एल्वुलाई के अंदर चला गया। एल्वुलाई से जब हम श्वास छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो ये जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया हुआ कि एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद था उसको लंग्स के अंदर यानी एल्वुलाई के पास लिए, और जो सेल के द्वारा जो CO2 जो बना था वो सेल से बाहर निकाले हैं, मतलब जो CO2 बना था सेल के अंदर वो लंग्स से बाहर निकाले हैं। इतना प्रक्रिया को बोला जाता है, इतना जो प्रक्रिया हुआ है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। और इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन है वो सेल के पास जा रहा है, और जो CO2 सेल के अंदर बना है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है। ये दोनों यहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच, तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो सेल के अंदर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और वाटर बना रहा है और ATP बना रहा है। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर जो ये चीज़ें हुई है, सेल के अंदर जो चीज़ें होती है उसको बोला जाता है सेल प्लस उलर, मतलब सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और वाटर और ATP बनाता है, ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि NCERT में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, तो इसलिए NCERT में आप देखिएगा तो रेस्पिरेशन को इन्हें ब्रीदिंग भी बोल दिया गया और रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल दिया है NCERT में। लेकिन रेस्पिरेशन के 3 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको वेंटिलेशन या ब्रीदिंग भी बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है, जो एयर को हम लंग्स के पास लेते जाते हैं ऑक्सीजन वाले एयर को, और जो CO2 रिच एयर को जो रहता है लंग्स के पास उसको बाहर निकालते हैं। और ये CO2 रिच एयर कहाँ से बना था, सेल के थ्रू बना था। और इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच जो ऑक्सीजन अंदर गया टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के मतलब सेल के अंदर जो CO2 बना था वो ब्लड वेसल्स के अंदर गया है। तो यहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर जो हो रहा है, मतलब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 वाटर और ATP बना रहे हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं इस सेल को हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है, जूम करते हैं।
तो इस सेल को आप देख सकते हैं, इस सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी कैसे मिलेगा? जब ग्लूकोज इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। तो इस एनर्जी को बनने के लिए ऑक्सीजन की हमेशा सप्लाई होगी। तो इसलिए इस NCERT में बोला गया है कि सेल को ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली सप्लाई होती है, और जो CO2 सेल के अंदर बनता है इसको बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को मतलब जो CO2 सेल के अंदर चाहिए होता है और सेल के अंदर चाहिए होता है, और CO2 जो बना है सेल के अंदर उसको बाहर निकालना होता है। ये NCERT बोल रहा है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to cell and CO2 produced by cell have to be released out. इसलिए यह एविडेंट होता है कि ऑक्सीजन सेल को कंटिन्यूसली दिया जाए और सेल के द्वारा जो CO2 बना है उसको बाहर निकाला जाए, रिलीज आउट, बाहर निकाला जाए। This process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by cell is called breathing, commonly known as respiration. इसमें बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सेल के द्वारा बना CO2 के एक्सचेंज, आदान प्रदान की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, NCERT में बोला गया है। लेकिन ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक टाइप है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ये आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें NCERT में क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सेल के द्वारा प्रोड्यूस CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, और ब्रीदिंग को ही कॉमनली बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब आगे बोल रहा है NCERT, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये बोल रहा है कुछ काम करने को कि आप अपना हैंड अपने चेस्ट पे रखें और आप महसूस करेंगे कि चेस्ट जो छाती है आपका ऊपर नीचे मूव करेगा। आप अपना हैंड छाती पे रखें और आप देखेंगे कि आपका चेस्ट मतलब छाती ऊपर नीचे मूव करता है, अप एंड डाउन। यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। आप जानते हैं कि यह ब्रीदिंग के कारण होता है। जब हम चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो चेस्ट मूव करता है अप एंड डाउन, ये ब्रीदिंग के कारण होता है। ठीक है, ये NCERT बोल रहा है एक्चुअल में इसी के कारण होता है। ठीक है, तो अब NCERT बोल रहा है हाउ वी ब्रीद। अब बोल रहा है हम लोग कैसे ब्रीद करते हैं। Respiratory organ and mechanism of breathing are described in following section of this chapter. रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया को इस चैप्टर के अगले सेक्शन में वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही कहा गया है NCERT में, जबकि आपको हम बता चुके हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, जबकि आपको हम बताए थे कि रेस्पिरेशन के 3 टाइप होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं, जबकि NCERT में बोला गया है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही होता है। ठीक है, और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही बोला गया है NCERT में। आप प्लांट देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो सेकेंड पेज है उसमें आ जाइए। इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन बोला गया है। सेलुलर रेस्पिरेशन का इसमें परिभाषा दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। इसमें बोल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन का प्रक्रिया है। जब सेल के अंदर फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा उससे एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी का
ट्रैप करके एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का परिभाषा है। सेलुलर है तो सेल के अंदर चीज़ें होने वाली है, इसलिए विद इन द सेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप पढ़िए, इसमें लिखा गया ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ complex compound through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy is called respiration। बोल रहा है कि सेल के अंदर कम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऑक्सीडेशन के द्वारा ब्रेक करने पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को रेस्पिरेशन बोल रहा है। तो सेल के अंदर ये चीज़ हो रहा है, तो सेल के अंदर हो रहा है तो ये हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि एनसीईआरटी में इसको रेस्पिरेशन बोला गया है। इसलिए हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन को ही सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग भी बोला गया था। जैसे ये रेस्पिरेशन इन प्लांट में आप देख रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन दोनों सेम ही परिभाषा है, दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों सेम ही है। और आप उसमें आप पढ़ ही चुके हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही है। तो ऐसा मतलब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तीनों को एक ही माना गया है, ठीक है।